क्योंकि वो मोदी विरोध की राजनीति करने लगे। खास तौर पर ठाकरे परिवार के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो उद्धव परिवार को हिंदुत्व क्या सिखाएंगे। आजकल ओवैसी और समाजवादी पार्टी उनको हिंदुत्व सिखा रही है। वो समाजवादी पार्टी जिसने हमारे कोठारी बंधुओं को गोली मार दी, आदित्य अब अबू आजमी से हिंदुत्व सीख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ठाकरे परिवार पर इसलिए भी हमला कर रहे हैं क्योंकि वही बाला साहब ठाकरे का परिवार है जिन्होंने जिंदगी भर हिंदुत्व की राजनीति की। कैसे ठाकरे परिवार बाला साहब ठाकरे की राजनीति से दूर होता जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा। पहले बात महाराष्ट्र के उस इतिहास की जिसे बीजेपी याद दिलाकर हिंदुओं को एकजुट कर रही है, जगाने का प्रयास कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर इतना जोर इसलिए है क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, जिन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व और हिंदू साम्राज्य की स्थापना को समर्पित किया। शिवाजी महाराज जो जिंदगी भर मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य की बात कभी बाल ठाकरे की शिवसेना किया करती थी, लेकिन आज की तारीख में उद्धव ठाकरे अपने पिता की राह से अलग राजनीति करते दिखते हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी शिवाजी महाराज के हिंदुत्व को नया उभार दे रही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको विस्तार से बताऊं कि कैसे अटैकिंग मोड में हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है। ऐसे माहौल में शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में कुछ बात करना जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज एक दूसरे के पूरक है। आपको आज बताऊंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज और उनकी विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज को हिंदू राज स्थापित करने के में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को थाली में सजाकर हिंदू साम्राज्य नहीं मिला था। आप देखिए कि शिवाजी महाराज के पैदा होने से पहले क्या हालात थे। शिवाजी के जन्म के समय मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक ही सीमित था, खास तौर पर आज के मुंबई और गोवा के आसपास का शासन। 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता की सेहत खराब हो गई। शिवाजी महाराज ने पहली बार सेना की जिम्मेदारी संभाली। इस समय तक यानी 1646 तक मराठा साम्राज्य चारों तरफ से मुगलों से घिर चुका था। उधर इसी समय यानी 1646 में मुगल सल्तनत की कमान शाहजहां के हाथ में थी और वो मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। मराठा साम्राज्य को खत्म करने की जिम्मेदारी शाहजहां ने आदिल शाह जैसे खतरनाक सेनापति को दी। आदिल शाह का कब्जा मराठा साम्राज्य के आसपास के इलाकों पर हो गया था और वो वहीं रहता था। चारों तरफ से मुगलों से घिरे होने के बाद भी शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य को बढ़ाने और स्वराज के संकल्प से पीछे नहीं हटे। उस समय शिवाजी महाराज की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि साल 1646 में 19 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से बीजापुर का तोरण किला छीन लिया। उसी साल शिवाजी महाराज ने राजगढ़ में एक नया किला बनवा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से कोंढाणा का किला भी जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 19 साल की उम्र में ही मुगलों के कब्जे से 8 किलोमीटर का इलाका छीन लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय मुगलों की अरबों रुपए की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया था। 1646 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया उससे मुगलों में खलबली मच गई। मुगलों ने एक साजिश के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज पर पलटवार किया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के आदेश पर शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज को छल से बंदी बनाया गया। शिवाजी महाराज ने मुगलों से एक संधि के तहत शाहजी महाराज को रिहा करा लिया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज 1649 से 1655 तक शांत रहे और मुगलों से युद्ध नहीं किया। हालांकि इस दौरान शिवाजी महाराज अपनी ताकत बढ़ाते रहे और हिंदू राजाओं को एकजुट करते रहे। साल 1655 के बाद मुगल शहजादे औरंगजेब ने मराठों पर फिर से हमले की योजना बनानी शुरू की। मराठों पर हमले के लिए औरंगजेब ने शाहजहां के करीबी आदिल शाह से बात की। मुगलों की इस योजना के बारे में शिवाजी महाराज को पता चला और उन्होंने अपनी योजना बनाई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पूरी योजना के साथ मुगलों के कब्जे वाले मुख्य शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। एक साल के अंदर शिवाजी महाराज की सेना ने अहमदनगर और जुन्नार पर कब्जा कर लिया। इन दोनों शहरों से मुगलों को मोटा राजस्व मिलता था और ये शहर मुगलों के प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद शिवाजी महाराज की सेना पुणे पर हमला करती दिखी और सैकड़ों घोड़े करोड़ों की संपत्ति जीत ली। छत्रपति शिवाजी महाराज के लगातार हमलों से मुगल साम्राज्य में हड़कंप मच चुका था। उस समय तक औरंगजेब मुगल बादशाह बन चुका था और औरंगजेब को समझ नहीं आ रहा था कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरह रोका जाए। 1657 में शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी जैसे अमीर शहरों पर भी कब्जा कर लिया।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी को अपनी नौसेना का बेस बना लिया। 1659 में शिवाजी महाराज ने मुगलों को बड़ा झटका देते हुए बीजापुर भी जीत लिया। औरंगजेब एकदम अलबला गया, परेशान हो गया। वो अपने सेनापतियों पर गुस्सा निकालने लगा कि कर क्या रहे हो तुम लोग। 2 साल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक के नीचे मराठा साम्राज्य का पूरा विस्तार कर दिया। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ रही थी। वो मुगलों के कब्जे से इलाके पे इलाके छीनते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे। और औरंगजेब को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे 30 साल का एक योद्धा 130 साल पुराने मुगल साम्राज्य की जड़ें खोद रहा है। 1659 से लेकर 1666 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की मुगल सेना को कई बार मात दी, मुगलों के कब्जे से कई इलाके छीन लिए। इसी बीच औरंगजेब को जब भी मौका मिला उसने महाराष्ट्र और आसपास के मंदिरों में तोड़फोड़ की, मंदिरों को लूटा और मराठी लोगों पर अत्याचार किए, महिलाओं को बंदी बनाया। औरंगजेब ने लाख कोशिश की लेकिन वो शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाए। आखिरकार औरंगजेब ने 1666 में आगरा में छल से छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत दिन तक औरंगजेब की कैद में नहीं रहे। अपनी बुद्धि और शौर्य के दम पर वो आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे। औरंगजेब की कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने बदला लेना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा सेना को फिर से मजबूत बनाना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 साल तक मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और योजना बनाई। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक एक कर मुगलों के अधिकार वाले शहरों को जीतना शुरू किया। साल 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को मुगलों से छीन लिया, जो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी साल छत्रपति शिवाजी महाराज ने ढिंडोरी में मुगल सेनापति दाऊद खान को हराया। 1671 से 1672 के बीच कई मुगल सेनापतियों को हराया और मुगल इलाके जीत लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1672 के बाद भी मुगलों पर हमले जारी रखे, लेकिन उनकी सेहत खराब होने लगी थी और 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने जो मजबूत नींव रखी, उस पर मराठा साम्राज्य उनके बाद भी आगे बढ़ता रहा। आपको 2 मैप दिखाता हूं कि कैसे शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इस मैप में साल 1630 का मराठा साम्राज्य आपको दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ था। इस समय मराठा साम्राज्य बहुत सीमित था, तेलंगाना के कुछ इलाकों तक ही फैला था। लेकिन शिवाजी महाराज ने 1672 तक मराठा साम्राज्य का जो विस्तार किया, मुगलों को हरा हरा कर, अब जरा उसकी तस्वीर दिखाइए। शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी मराठों ने मुगलों के खिलाफ अभियान जारी रखा और 1760 आते आते यह स्थिति बन गई कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य से भी बड़ा हो गया। आप खुद मैप में देखिए, लगभग पूरे भारत में फैल गया। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और आज महाराष्ट्र में उनकी विरासत, वो धरती जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए एक उदाहरण रही है, एक मिसाल रही है, वहां आज हिंदुओं को जगाने का प्रयास हो रहा है कि जिसको वोट देना है दो, लेकिन कम से कम जाति के नाम पे बंट के तो मत दो। छत्रपति शिवाजी महाराज की महान विरासत और हिंदुत्ववादी सोच को ही बाल ठाकरे ने अपनी राजनीति का आधार बनाया था। बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत मराठा राजनीति से ही की थी। मराठी मानुष के नाम पर पब्लिक को एकजुट किया था, धीरे धीरे हिंदुत्व की राजनीति पर स्विच किया। आज भी बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, लेकिन बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विरासत को पूरी तरह से बदल दिया। आप देखिए कैसे उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को किनारे करके मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। इसी साल फरवरी में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय शिवसेना के साथ आ रहा है, क्योंकि उनका हिंदुत्व का ब्रांड बीजेपी के हिंदुत्व के ब्रांड से अलग है। हमारा हिंदुत्व घरों में चूल्हा जलाने का काम करता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व घरों को जलाने का काम करता है। उद्धव ठाकरे ने वक्फ की संपत्तियों पर कहा था कि किसी को वक्फ प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाने देंगे। मुस्लिम मतदाताओं में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में शिवसेना का स्वरूप और हिंदुत्व वाली लाइन दोनों बदल रहे हैं। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि उद्धव ने मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस तक को पीछे छोड़ दिया है, जबकि बाल ठाकरे की सोच मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की नहीं थी। मुसलमानों पर राजनीति करने वालों को लेकर बिल्कुल अलग थी बाला साहब ठाकरे की सोच। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सेक्युलर बड़े ढोंगी लोग होते हैं, मुसलमानों से मतदान का अधिकार ले लेना चाहिए। एक भी सेक्युलर इस पर आंसू नहीं बहाएगा। ये लोग मुसलमानों से नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक से प्यार करते हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है।
यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो मुसलमान यहां है वो एक नागरिक की हैसियत से यहां रह सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्यार करना यह नहीं चलेगा। यह हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्या हिंदुओं की पाकिस्तान में कुछ चलती है? ये बाला साहब ठाकरे थे जो इस बात की पुरजोर वकालत करते थे कि भारत में जो रहे वो भारत की बात करे। उनकी बातों से किसे बुरा लगेगा, कौन नाराज होगा, ये सब बाला साहब ठाकरे नहीं सोचते थे। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था हिंदू और हिंदुत्व। बाला साहब ठाकरे वो नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। अपनी शानदार भाषण शैली, धारदार बयानों और मराठी मानुष की आवाज उठाकर बाल ठाकरे तेजी से लोकप्रिय होते चले गए। आपको बताता हूं कि बाला साहब ठाकरे ने कैसे अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। पत्रकार वैभव पुरंदरे अपनी किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में लिखते हैं कि 60 के दशक में मुंबई के ज्यादातर बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कंट्रोल था। छोटे कारोबार पर दक्षिण भारतीय और मुसलमानों का दबदबा था। मराठी लोगों के लिए मुंबई में काम धंधे की गुंजाइश ही बहुत कम बची थी। बाल ठाकरे ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और मराठी मानुष के हक के लिए आवाज उठाने लगे। 19 जून 1966 में बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में शिवसेना का गठन किया। बाल ठाकरे ने शिवसेना के घोषणा पत्र में दक्षिण भारतीय लोगों की जगह मराठी लोगों को नौकरी देने की बात कही। बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया। बाल ठाकरे अपनी आक्रामक राजनीति की वजह से तेजी से आगे बढ़ते चले गए। शिवसेना बनने के 4 साल शिवसेना का पहला विधायक चुन लिया गया था। 4 साल में 1967 तक शिवसेना की स्थिति महाराष्ट्र में मजबूत हो चुकी थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में शिवसेना को सफलता मिलने लगी थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए इतना काफी नहीं था। 80 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुष के साथ कट्टर हिंदुत्व विचारधारा को मिक्स कर दिया और इसका फायदा बाला साहब ठाकरे को मिला। 1987 में विले पार्ले सीट पर हुए उपचुनाव में बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। बाल ठाकरे ने नारा दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बाल ठाकरे उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रमेश यशवंत प्रभु का समर्थन कर रहे थे। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर जमकर प्रचार किया, वोट मांगे। इसी वजह से चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे से 6 साल के लिए वोटिंग अधिकार तक छीन लिया। विले पार्ले उपचुनाव में शिवसेना समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिल गई। उपचुनाव से पहले विले पार्ले की सीट कांग्रेस के पास थी। उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका डाली और भड़काऊ भाषण का आरोप लगाकर चुनाव रद्द करने की मांग की। लंबी सुनवाई के बाद 1989 में हाईकोर्ट ने विले पार्ले उपचुनाव रद्द कर दिया, लेकिन बाल ठाकरे के लिए चुनाव हिंदुत्व का टेस्ट साबित हुआ, जिसमें बाल ठाकरे पास हो गए और उसी के बाद से बाल ठाकरे हार्डकोर हिंदुत्व की बात करने लगे। बाल ठाकरे वो नेता थे जो बिना संकोच हिंदुओं की बात करते थे। कोई डर नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीना ठोक कर हिंदुत्व की राजनीति। आपको 2 घटनाओं के बारे में बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि बाल ठाकरे की सोच क्या थी। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया, जिसके बाद देश में कई जगहों पर हिंसा हुई। मुंबई में भी दंगे हुए, कई लोगों की जान गई। बाल ठाकरे पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा। 1992 के मुंबई दंगों के पर बाद में फिल्म भी बनी। फिल्म में बाल ठाकरे का किरदार दंगों पर खेद जताता है। इस पर बाल ठाकरे ने कहा था कि ठाकरे के कैरेक्टर का दंगों पर दुख प्रकट करना बुरा लगा। मैं किसी बात पर दुख नहीं प्रकट करता। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बारे में बाल ठाकरे ने से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या विवादित ढांचा गिराने में शिवसेना का हाथ था। इस पर बाल ठाकरे ने कहा कि हाथ नहीं, पांव था। ये थे बाला साहब ठाकरे, और यही बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, वो आज उद्धव ठाकरे की राजनीति से मिसिंग है। और उन पर आरोप है कि सिर्फ कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी विरासत को त्याग दिया, और आज उस विरासत को नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस फिर से जगा रहे हैं, फिर से लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व का एकजुट होना कितना जरूरी है।